और ये जो दो नर युग्मक हैं और इस नर युग्मक के साथ ये जो एक कायिक कोशिका है, इसके चारों तरफ हमारे पास बाह्य चोल और अंतःचोल का जो आवरण है, इस संरचना को हम क्या कह रहे थे? इस संरचना को हम परागकण कह रहे थे। इस संरचना को हम परागकण कह रहे थे। चाहे तो हम क्या लिखेंगे कि जब या स्वयुग्मन की प्रक्रिया में एक ही पुष्प के, हम लिख सकते हैं एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण परागकोश से परागकण उसी पुष्प के। हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग राधिका, गुड इवनिंग मिस्टर अर्पित, हेलो। फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए कि क्लास स्टार्ट होने में मतलब 7:30 होने में 1 मिनट बाकी है। कल की क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा पहले ही क्लास को स्टार्ट करके देख लेते हैं कि कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं ना आ रही है। तो सब कुछ क्लियर है? आप लोग एक बार बता दीजिए कि आपको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। हेलो स्टडी बॉय, मैंने आप लोगों से पहली क्लास में एक रिक्वेस्ट की थी, बट मुझे उस रिक्वेस्ट का कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने आप लोगों से कहा था कि कोशिश करिए कि जब आप क्लास में आइए तो अपने रियल नेम के साथ आइए, बट अभी भी आप लोग अपने यूजर आईडी वाले नेम से क्लास में एंटर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, गुड इवनिंग। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो सब आपको पता है? कैसे हैं आप लोग एक बार बता दीजिए। आज मेरी आवाज कल से थोड़ी बेटर है क्योंकि थोड़ा सा आराम है, ठीक है। क्लास 7:30 हो गया है। हम 1-2 मिनट तक अपनी कल की क्लास के डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम तब तक स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ स्टडी बॉय। थोड़ा सा फीवर और कोल्ड का असर था, बट अभी काफी ठीक है। बट ठीक है, ओवरऑल सब कुछ ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा दिया है उसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जब तक हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो टाइम है उसके बीच में आप पूछ लीजिए, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो। फिर हम स्टार्ट कर लेंगे तो फिर हम लास्ट में ही आपके क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। आज का ये जो चैप्टर है यहाँ पे हम युग्मक स्थानांतरण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। वेलकम एलएसआई स्टूडेंट युवराज, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग परागण की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब पुष्पीय पौधों में लैंगिक गिनन की प्रक्रिया में हमने नर युग्मक और मादा युग्मक बना लिया है। नर युग्मक कहाँ बना है? परागकण के अंदर हमारे पास 2 नर युग्मक बने हैं और उसके साथ ही साथ उस संरचना में एक और संरचना है जिसे हम कायिक कोशिका कह रहे हैं। इसी को हम नर युग्मकोद्भिद भी कह रहे थे। उसके बाद जो दूसरी संरचना है जो वहां पे मादा युग्मक है, वहां पे भी आपको पता है। हेलो एवरीवन, हेलो 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 निशाद, हेलो निशाद। अयांशी गुड इवनिंग। स्टार्ट करें, 7:32 हो गया। अभी तक जिस स्टूडेंट्स को जुड़ना था वो जुड़ चुके होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर हम टॉपिक पे आएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि हम जो पढ़ रहे थे उस क्लास के साथ आज की क्लास को कैसे हमें लिंक करना है। अभी तक हमने क्या देखा है, अगर उसका एक शॉर्ट सा रिव्यू हम करें या शॉर्ट सा समरी हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमने जो नर जनन तंत्र में संरचना बनाई है उसमें क्या था कि हमारे पास उस संरचना में क्या था कि हमारे पास जो है वो इस तरीके से कोशिका थी। इस कोशिका में कुछ कोशिकाएं जो हैं उनके पास एक नर युग्मक था, कुछ के पास 2 नर युग्मक थे और सबके पास एक जनन कोशिका थी इतनी बात। और ये जो 2 नर युग्मक हैं और इस नर युग्मक के साथ ये जो एक कायिक कोशिका है, इसके चारों तरफ हमारे पास बाह्य चोल और अंतःचोल का जो आवरण है, इस संरचना को हम क्या कह रहे थे? इस संरचना को हम परागकण कह रहे थे। इस संरचना को हम परागकण कह रहे थे और इसी परागकण की संरचना को ही हम
नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। कल लास्ट वाली क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम गैमेटोफाइट्स क्या होता है, तो यही जो नर युग्मकोद्भिद है ना, इसी को इंग्लिश में हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। क्योंकि ये जो संरचना है, जो मेल गैमेटोफाइट संरचना है, या यही आगे चल के गैमेट्स बनाएगा। जो मेल गैमेट्स है वो मेल गैमेटोफाइट से बनेगा, इसलिए से हम मेल गैमेटोफाइट्स कह रहे हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है वहां से हमारे पास फीमेल गैमेट्स बनेगा। तो इस तरीके से 2 कोशिकीय या 3 कोशिकीय हमारे पास नर युग्मकोद्भिद है। उसके साथ ही साथ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक मादा युग्मकोद्भिद भी बनी है, जो कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय है। इस तरीके से हमारे पास एक मादा युग्मकोद्भिद भी थी। और इस मादा युग्मकोद्भिद के अंदर जो हमारी हीरोइन जी है वो कौन है? ये अंड उपकरण। ये जो अंड उपकरण है यही हमारी क्या है? मादा युग्मक है। ये हमारे पास क्या है? मादा युग्मक है। और ये जो पूरी संरचना है, ये जो पूरी संरचना है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। और इसी भ्रूण कोश को हम क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। अभी भले ही आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम एक ही बात को बार बार अलग अलग नाम से क्यों बता रही हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप बुक की लैंग्वेज पढ़ोगे, तो आपको हर लैंग्वेज पता होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर बार मादा युग्मकोद्भिद को मादा युग्मकोद्भिद ही लिख के आपको दिखाया जाए। कभी वो भ्रूण कोश लिख के दे सकता है, कभी परागकण की जगह नर युग्मकोद्भिद संरचना लिख दी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि किसे हम नर युग्मकोद्भिद कह रहे हैं, किसे परागकण कह रहे हैं, किसे मादा युग्मकोद्भिद कह रहे हैं, और किसे हम क्या कह रहे हैं? हम भ्रूण कोश कह रहे हैं। और उसमें युग्मक कहाँ पे है? हमारे पास नर युग्मक यहाँ है, मादा युग्मक यहाँ है। मैंने आपको पहली ही क्लास में कहा था कि जब हमारे पास लड़का और लड़की, मतलब नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करने वाला युग्मक और मादा का प्रतिनिधित्व करने वाला युग्मक बन जाएगा, तब हमारे यहाँ बारात आएगी। शादी में क्या होता है? लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, फिर दोनों बड़े होते हैं, उसके बाद उनकी शादी फिक्स होती है, और फिर क्या होता है? लड़का बारात लेके लड़की के घर तक आता है, तभी जो मेन रिचुअल है, जो शादी का रिचुअल है, वो कंप्लीट होता है। तो अब बारात आने की प्रक्रिया हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं बारात देखने के लिए कि बारात में क्या क्या होता है, कैसे कैसे बैंड बाजे आते हैं, क्या क्या तरीके की जाती हैं? कुंदन जी, कंचन मैम की क्लासेस तो हो रही है ना? कंचन मैम की आज क्लास नहीं हुई थी? अभी 1 घंटे पहले तो कंचन मैम की क्लास हुई है, क्लास 12 की। आप चैनल पे जाके चेक करिए, डेली क्लासेस हो रही है आपकी केमिस्ट्री की। हाँ, केमिस्ट्री की क्लासेस हुई हैं, अभी बायो की क्लासेस चल रही हैं, साथ साथ में आपकी मैथ्स भी चल रही है, और इसके बाद आपकी फिजिक्स की भी क्लासेस चलेंगी। कोई बात नहीं, दीदी बोलिए, मैम बोलिए, कुछ भी बोलिए, बस गाली मत दीजिएगा, उतना बहुत है। रिस्पेक्ट दीदी से भी चल जाएगा। टेंथ क्लास की क्लासेस देखिए, टेंथ क्लास में जो आपका सिलेबस है बायोलॉजी का वो बहुत कम है, 2 या 3 चैप्टर्स ही आपके पास हैं। तो वो जो है चैप्टर्स हम हफ्ते में कोशिश करेंगे कि 2-2 दिन की क्लासेस हम रखें, और उसमें हम आपकी सैटरडे संडे रखने की कोशिश करेंगे कि सैटरडे संडे आपकी बायो की क्लासेस 10th क्लास की रख दी जाए, और उस समय में आप लोगों का बायो कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है? अभी आप लोग की केमिस्ट्री वगैरह तो चल ही रही है 10th की, तो बायो भी आपका उसी में स्टार्ट करा दिया जाएगा। पीडीएफ मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास की शेयर कर दी थी टेलीग्राम ग्रुप पे। फोर्थ क्लास की पीडीएफ मैंने अभी नहीं शेयर की है, तो वो मैं आज की क्लास के साथ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है भाई, जिसको जो सही लगे वो बोलिए, बस समझ में आना चाहिए, और अच्छे से समझना है, क्लास में डिसिप्लिन होके रहना है, बहुत है वो।
इतनी बात समझ में आ गई ना पीछे वाली चीज। अब बारात देखने के लिए तैयार है सब लोग कि बारात कैसे आएगी, बारात में क्या क्या होगा, मिठाई उठाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिठाई भी मिलती है इस बारात में, बाराती भी आते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं ना, फिर बातें करते रहेंगे। देखिए अब हमारे पास बारात आने की तैयारी होगी। एक छोटी सी बात अपने दिमाग में रखिए कि ये जो बारात वाली प्रक्रिया है ना, जिसे हम परागण कहते हैं, इसको पहले हम थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद ही हम परागण में कुछ लिखेंगे, कुछ बनाएंगे। पहले हम इस प्रक्रिया को थोड़ा समझते हैं कि ये प्रक्रिया क्या होती है। परागण में होता क्या है, अभी देखो, अब अभी तक हमारे पास जो नरयुग्मक बना है वो कहाँ बना है, वो बना है पराग कोश के अंदर। मान लो उसका प्रस्फुटन होकर वो बाहर भी अगर निकलता है, तो आपने क्या देखा कि कहीं पे भी जब मैंने पराग कण की संरचना बनाई, कहीं पर भी मैंने जब पराग कण की संरचना बनाई, तो इसके पास कहीं पे भी मैंने इस तरीके से पैर वैर तो बनाया नहीं कि हाँ भाई पैर से चल के ये कहीं चला जाएगा, इसके पास पैर तो था नहीं। तो अब ना तो हमारे पास जो नर युग्मकोद्भिद है, मतलब जो परागकण है, ना तो उसके पास पैर है, ना चलने के लिए कोई फ्लैजिला है, कोई भी ऐसी संरचना नहीं है जो कि उसे चलायमान बनाती है। ना तो हमारे पास जो मादा युग्मकोद्भिद है भ्रूणकोश जिसे हम कह रहे हैं, उसके पास भी कोई ऐसी संरचना नहीं है जिसका प्रयोग करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए। अब ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। ना तो दूल्हे के पास पैर है कि वो दुल्हन के पास तक चला जाए, और ना दुल्हन के पास पैर है कि दूल्हे के पास तक चले आए। तो अब क्या होगा, अब पालकी का, घोड़े का, रथ का सहारा लिया जाएगा, दूल्हे को बैठाया जाएगा किसी रथ में और उसे पहुंचा दिया जाएगा कहां तक, फीमेल के पास तक, लड़की के पास तक, जो मादा है उसके पास तक पहुंचाने की प्रक्रिया होगी। अब पूरी व्यवस्था कैसे होगी, डोली कौन बनेगा, कौन कहार बनेगा, कैसे कैसे सब कुछ होगा, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, एजेंट की जरूरत होती है, कब होती है, कब नहीं होती है, कितने प्रकार के होते हैं, हम सब समझेंगे। अब ये समझिए कि परागण की जो प्रक्रिया है उसमें होता क्या है। परागण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे पराग कोश में से पराग कण निकलता है और मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। सिर्फ वर्तिकाग्र तक पहुंचना है, मादा युग्मक तक नहीं पहुंचना है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि परागण में हमने जब कहा युग्मक स्थानांतरण, हमने जब क्या कहा, युग्मक स्थानांतरण, तो उन्हें ये लगता है कि युग्मक जो स्थानांतरित हो रहा है वो नर युग्मक मादा युग्मक तक जा रहा है। नहीं, नर युग्मक जो है वो मादा के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, नर युग्मक जो है वो मादा के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, और इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से हमारे पास क्या है, परागकण है, और यहाँ से प्रस्फुटन होके हमारे पास परागकण निकल चुका है, और क्या है हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास मादा जनन अंग, जहां पे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय है। जब मैंने वर्तिकाग्र बताया था तभी मैंने कहा था कि ये एक चपटी संरचना होती है जो कि पराग कण को रुकने के लिए एक सरफेस देती है। तो वही चीज अब यहाँ पे होगी कि ये जो पराग कण पराग कोश से निकला ना, पराग कोश से पराग कण का उसी जाति के किसी दूसरे या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम परागण कहते हैं। क्या कहा मैंने कि परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण, परागकण जो है हमारे पास नर युग्मकोद्भिद, वो क्या होता है, पराग कोश से निकलता है, अब वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा सकता है या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा सकता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक है, तो पराग कण पहुंचना चाहिए वर्तिकाग्र पर, और ये वर्तिकाग्र जो है वो उसी जाति के पुष्प का होना चाहिए, तभी परागण होगा। ऐसा नहीं है कि आम का पराग कण जाके बबूल पे चला गया, बबूल के वर्तिकाग्र पर चला गया तो वो भी परागण हो गया। नहीं, परागण होने के लिए जरूरी है कि जो वर्तिकाग्र है वो उसी जाति के पुष्प का होना चाहिए। वो वही पुष्प हो सकता है,
उसी पौधे का कोई दूसरा पुष्प हो सकता है या फिर किसी दूसरे पौधे का पुष्प हो सकता है, लेकिन वो पौधा उसी जाति का होना चाहिए। मतलब गेहूं है तो गेहूं होना चाहिए, धान है तो धान होना चाहिए, आम है तो आम होना चाहिए, बबूल है तो बबूल होना चाहिए, जाति एक होनी चाहिए। हाँ, सब बताया जाएगा, ऑटोगैमी क्या होती है, सब 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 डिस्कस करेंगे, क्लिस्टोगैमी, जिटेनोगैमी, सब। अब इतनी बात समझ में आ गई, परागण डिफिनेशन लिखाने की क्या जरूरत है आप लोगों को, या आप लोग क्लास 12th में आ चुके हैं, डिफिनेशन लिख लेंगे? बताइए, डिफिनेशन लिखाने की जरूरत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने पूछा कि मैम ऑटोगैमी क्या होता है, तो ऑटोगैमी को समझाने के लिए मैंने सब आपकी क्लास स्टार्ट होने के पहले ही मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स बना लिए हैं। अब इन दो फिगर की सहायता से हम आपको 3 प्रकार के परागण की प्रक्रिया को समझाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिए कि हम जब पुष्पीय पौधों की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि पौधे जो निम्न कोटि के होते हैं जिसमें पुष्प नहीं बनते, जैसे शैवाल, जैसे ब्रायोफाइट, जैसे टेरिडोफाइट्स, जैसे जिम्नोस्पर्म, तो इनमें से जो 3 ग्रुप हैं, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इन तीनों ग्रुप में जो नर युग्मक होता है, मतलब जो हमारे पास क्या है, आपके पास जो नर युग्मक 2 बने हैं, वैसा जो नर युग्मक बनता है उन पौधों में, उनके पास चलने के लिए कसाभिका होती है। कसाभिका का मतलब फ्लैजिला होती है, और उस फ्लैजिला की सहायता से पानी को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करके शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स क्या करते हैं, अपने मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। क्या कहा मैंने कि भले ही पुष्पीय पादप में हम अलग अलग प्रकार के युग्मक स्थानांतरण को पढ़ रहे हैं, लेकिन जो निम्न कोटि के पौधे हैं, जैसे शैवाल, जैसे ब्रायोफाइट, जैसे टेरिडोफाइट्स, उनके नर युग्मकों के पास कसाभिका होती है। कसाभिका का मतलब क्या कि उनके नर युग्मकों के पास इस तरीके से क्या होती है, फ्लैजिला या कसाभिका होती है, और ये पौधे ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहां पे जल होता है, और जल एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, और उस जल से होता हुआ वो नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है। कहने का मतलब है कि इनका बारात जो है वो गाड़ी से ना जाके पानी में जाता है। ठीक है, हेलो करण, गुड इवनिंग। तो ये भी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ अनावृत बीजी और आवृत बीजी पौधों में इस तरीके का परागण होता है। आवृत्ति बीजी पौधों में जो परागण होता है वो सिर्फ और सिर्फ वायु द्वारा होता है, और आवृत्ति बीजी में अनेकों प्रकार के परागण होते हैं। हम एक एक करके उसको समझेंगे। ठीक है, अब देखो, अब 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से इस फिगर को समझने की कोशिश करो। हमारे पास परागण क्यों करना जरूरी है, या लैंगिक जनन क्यों जरूरी है? आप सबको पता है कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अच्छा है, क्योंकि लैंगिक जनन में विविधताएं आती हैं। कैसे आती हैं भाई? वहां पे क्या होता है कि वहां पे हमारे पास जो युग्मक है वो 2 अलग अलग शरीर के अंदर बनते हैं, तो वो युग्मक जब मिलते हैं तो उनके बच्चों में विभिन्नताएं आती हैं, इसलिए लैंगिक जनन को हमने अलैंगिक जनन से अच्छा माना है। अब पौधों की अगर बात करते हैं तो पौधों में परागण 3 प्रकार से हो सकता है, या 3 प्रकार के परागण की विधियां होती हैं। कौन कौन सा? पहला आप लोगों ने अभी अभी कहा कि मैम स्वयुग्मन या ऑटोगैमी क्या होता है। आपने कहा कि मैम स्वयुग्मन या फिर ऑटोगैमी क्या होता है। नाम को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, नाम को क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि ये नाम अपने आप के बारे में क्या बता रहा है। ये नाम ना अपने बारे में भी बहुत कुछ बता रहा है। क्या कह रहा है कि स्व मतलब स्वयं, युग्मन मतलब संयोजन। स्वयं का स्वयं के साथ जब युग्मन होता है तो इसे हम स्व युग्मन, या फिर इसी को इंग्लिश में हम ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ग्यामी का मतलब होता है ग्यामेटिक फ्यूजन, जहां पे युग्मकों का संलयन होता है उसे कहते हैं। तो ऑटोगैमी का मतलब क्या है कि जब स्वयं के
स्वयं का स्वयं से युग्मन होता है तो उसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, समझते हैं प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये होता है बच्चों कि हमारे पास इस तरीके से मान लो कोई पुष्प है, इस तरीके से हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फूल है, कोई पुष्प है, कोई फ्लावर है, कोई कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारे पास परागकोश है और इस परागकोश के साथ ही साथ ये एक कैसा पुष्प है, ये एक द्विलिंगी पुष्प है। कैसा पुष्प है, ये एक द्विलिंगी पुष्प है। स्वयुग्मन की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ द्विलिंगी पुष्पों में ही हो सकती है। और द्विलिंगी पुष्पों के बारे में मैंने क्या बताया था कि वो पुष्प जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक, या कह सकते हैं नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प के अंदर निहित हो, उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्वयुग्मन में क्या होता है कि जब हमारे पास एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम स्वयुग्मन कहते हैं। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि जब या स्वयुग्मन की प्रक्रिया में एक ही पुष्प के, हम लिख सकते हैं एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कोश से परागकण, पराग कोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब गिरते हैं या जाते हैं, पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? क्या स्वयुग्मन समझ में आया कि स्वयुग्मन वही प्रक्रिया है जहां पे किसी एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलता है और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा सकता है। इसका एक चीज समझ लीजिए कि ये हमेशा कैसे पुष्पों में होगा, ये हमेशा द्विलिंगी पुष्पों में होगा और कौन से पुष्पों में नहीं होगा। क्या आप लोग बता सकते हैं कि किस पुष्प में आपका स्वयुग्मन नहीं हो सकता, किस पुष्प में आपका स्वयुग्मन नहीं हो सकता? गुड इवनिंग शिवांगी। कौन से पुष्प में स्वयुग्मन नहीं हो सकता? तो आपको पता है एक लिंगी अगर कोई पुष्प है, जैसे मान लो कि जितनी भी कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधे हैं जैसे कोहड़ा लौकी, उसमें स्वयुग्मन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पौधे, उसका पुष्प जो है वो एक ऐसा पुष्प है जिनमें आपका चाहे तो नर जननांग होता है चाहे मादा जननांग, तो वहां पे स्वयुग्मन संभव नहीं है। देखो, तो स्व जो द्विलिंगी पुष्प है यहाँ पे स्वयुग्मन हो सकता है। कहाँ पे स्वयुग्मन नहीं हो सकता? तो हमारे पास जो एक लिंगी पुष्प है, जो एक लिंगी पुष्प है, उनमें हमारे पास स्वयुग्मन संभव नहीं है। एक लिंगी पुष्पों में क्या है, स्वयुग्मन जो है वो संभव नहीं है। अगर कोई भी पुष्प अगर एक लिंगी है तो वहां पे स्वयुग्मन नहीं होगा। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई पौधा है, इस पौधे में ये जो फूल लगा है, इनमें क्या है, यहाँ पे इनमें जो फूल है, इनमें जो फूल है वो एक लिंगी है, लेकिन ये पौधा द्विलिंगाश्रयी है। क्या कहा मैंने कि ये जो पुष्प है, ये जो पुष्प है ये कैसा है, एक लिंगी है। ये पुष्प कैसा है, एक लिंगी है, लेकिन ये पौधा द्विलिंगाश्रयी है। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पौधों, अलग अलग एक ही पौधे के अलग अलग फूलों में नर जननांग है, अलग फूल में मादा जननांग है, लेकिन वो दोनों फूल एक ही पौधे पे हैं। तो क्या यहाँ पे स्वयुग्मन हो सकता है? मैम ये क्यों होता है, स्वयुग्मन क्यों होता है? ये बैकअप है प्लांट का।
नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए क्यों? क्योंकि अगर पुष्प एक लिंगी है तो मैंने अभी अभी कहा कि एक लिंगी पुष्पों में स्वयुग्मन संभव नहीं है। यहाँ पे स्वयुग्मन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि परिभाषा में ही हमने लिखा है कि एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाने चाहिए। तो भाई वहां पे तो एक पुष्प में दोनों चीज साथ में है ही नहीं, तो स्वयुग्मन की कोई संभावना नहीं होती। अब स्वयुग्मन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, पौधे क्यों करते हैं, इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब और जो प्रक्रियाएं पौधा करता है उसको हम समझ लेंगे तब। ठीक है? किसने पूछा था? बैगिंग मेथड्स हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। वहां पे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से बैगिंग होता है, मैस्कुलेशन होता है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? एक बार रिपीट कर दे। देखिए शिवांगी जी, स्वयुग्मन हम पढ़ रहे हैं, परागकण कितने अलग अलग तरीकों से हो सकता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला हमने कहा कि ये स्वयुग्मन होता है। स्व मतलब स्वयं, स्वयं के साथ जब संयोजन होता है, स्वयं का स्वयं के साथ जब संयोजन होता है तो उसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। इसमें होता क्या है, एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम स्वयुग्मन कहते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। ठीक है? अब हमारे पास जो दूसरी प्रक्रिया है, अब हमारे पास जो दूसरी प्रक्रिया है उसका नाम है सजात पुष्पीय परागकण। उसका क्या नाम है? सजात पुष्पीय परागण। अभी हमने जो फिगर दिखाया है ना, हम उस पर भी चलेंगे, तब आपको एक ही पेज में सब समझ में आ जाएगा। पहले सबको धीरे धीरे समझ लीजिए। सजात पुष्पीय परागण। अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें होता यह है कि अभी अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया, क्या कहा कि भाई पौधा एक है, इसमें ऐसे कई सारे फूल लगे हैं। अब एक पौधे में कोई एक फूल तो लगता नहीं है, बहुत सारे फूल लग सकते हैं। तो जरूरी तो है नहीं, जरूरी तो है नहीं कि अगर मेरे पास एक पौधे में कई सारा फूल लगा है तो जरूरी तो है नहीं कि एक फूल का जो परागकण है वो उसी फूल के वर्तिकाग्र को संयोग के साथ जो है परागण की प्रक्रिया पूर्ण करे। जरूरी तो है नहीं, ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, इसकी संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सजात पुष्पीय परागण में होता क्या है कि एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों में, एक ही पौधे के अलग अलग पुष्पों में जब परागकोश से परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाती है तो उसे हम सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। क्या कहा इसने कि जैसे मान लो ये एक पौधे का पुष्प नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब देखो हो सकता है कि इस पौधे से जो इस फूल से जो परागकण निकले वो इस पे जाए, हो सकता है कि ये परागकण इस पे जाए और हो सकता है कि ये परागकण इस पे जाए। तीनों संभावनाएं हो सकती है। तो अगर इस पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तब तो स्वयुग्मन होगा। लेकिन अगर ये परागकण इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे जाता है, चाहे इसके वर्तिकाग्र पर चाहे इसके वर्तिकाग्र पर, तो ये सजात पुष्पीय परागण होगा। कई बार क्या होता है कि ऐसे पौधे जिनमें एक लिंगी पुष्प होते, जैसे हमने कहा कद्दू, जैसे हमने कहा लौकी, तो वहां पे तो क्या होता है, वहां पे तो हमारे पास ऐसे पौधा होता है, इसमें मान लो इस तरीके से हमारे पास फूल बने हैं। कुछ पौधे हैं जिनमें आपके पास इस तरीके से परागकण बने हैं, जैसे जिनमें आपके पास इस तरीके से परागकण बने हैं, और कुछ पौधे हैं जिनमें आपके पास इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपके पास स्त्रीकेशन है। सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए। तो अगर हमारे पास जिस पुष्प के पास परागकण है तो यहां से परागकण इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा, तो यहाँ पे भी सजात पुष्पीय परागण संभव है। कहने का मतलब ये है कि स्वयुग्मन में जरूरी था कि पुष्प हमेशा द्विलिंगी हो, लेकिन आपका जो सजात पुष्पीय परागण है ये द्विलिंगी पुष्प के साथ साथ एक लिंगी पुष्प में भी संभव है, बशर्ते होना क्या चाहिए, पौधा द्विलिंगाश्रयी होना चाहिए। कुंदन जी आप ये सब पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैम आप कहाँ से हैं? मैम यूपी से ही है भाई, यूपी बोर्ड वालों को पढ़ा रहे हैं, मैम खुद यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो यूपी से ही है।
एग्जाम्पल भी बता दीजिए, बिल्कुल एग्जाम्पल बताएंगे। पहले तीनों टॉपिक्स जो एक अभी और टाइप बचा है वो भी कर लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल भी बताया जाएगा, डेफिनेशन भी बताया जाएगा, सारी चीजें बताई जाएंगी। अब हमारे पास जो तीसरा तरीका है उसमें क्या होगा, तीसरे तरीके में हमें दो पौधों की जरूरत होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही जाति के किसी एक पुष्प के पराग कोश से परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पर परागण। इसे हम क्या कहते हैं, पर परागण। समझ में आया? तो बेसिकली हमारे पास तीन प्रकार से परागण हो सकता है, पहला स्वयुग्मन, दूसरा सजात पुष्पीय परागण, तीसरा पर परागण। कई बार हम डिफिनीशन पढ़ते हैं जब, तो हम कहते हैं कि भाई परागण दो प्रकार के होते हैं। कई बार आप सामान्यतः तीन प्रकार लिख देते हो। कई बार हम कहते हैं कि परागण की जो प्रक्रिया है, हम कई बार क्या कहते हैं कि हमारे पास जो परागण की प्रक्रिया है, ये परागण की प्रक्रिया प्रारंभिक रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्वपरागण, पहला क्या है, स्वपरागण, और दूसरा क्या है, पर परागण। दूसरा क्या है, पर परागण। ठीक है। और बहुत बार हम क्या करते हैं, हम सजात पुष्पीय परागण को और हम जो है स्वयुग्मन को स्वपरागण के साथ रखते हैं, और पर परागण में हम दूसरा पर परागण को रखते हैं। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। क्यों हमेशा सही नहीं है, मैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। तो क्या हमें सजात पुष्पीय परागण की और पर परागण की परिभाषा लिखने की जरूरत है? हाँ, पर परागण स्वपरागण होता है। कई बार डिफिनीशंस में क्या करते हैं ना कि स्वपरागण को दो भागों में बांट देते हैं। जैसे यहाँ पे आप नोट्स में जब देखोगे, जो नोट्स क्लास में दिया गया है उसमें ऐसा ही किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी। लेकिन हमेशा ये चीज सही नहीं होती है। इसका एक जो है वो कमी है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या डेफिनेशन में लिखा दूं आप लोगों को सजात पुष्पी का? लिख लीजिए एक बार फटाक से। सजात पुष्पीय परागण में क्या होता है, परागण की वह विधि जिसमें एक ही पौधे के दो अलग अलग पौधों और अलग अलग पुष्पों में, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, परागण की वह विधि, परागण की वह विधि जिसमें जिसमें किसी एक पौधे के, जिसमें किसी एक पौधे के दो अलग अलग पुष्पों में, किसी एक पौधे के दो अलग अलग पुष्पों में, अलग अलग पुष्पों में या पुष्पों के मध्य मध्य परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है सजात पुष्पीय परागण कहलाता है। सजात पुष्पीय परागण कहलाता है। एक बात और याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि ये जो पौधा है ये ऐसा पौधा होना चाहिए कि इसमें पुष्प जो है, इसमें जो पुष्प है वो एक लिंगी भी हो सकता है, पुष्प जो है वो एक लिंगी भी हो सकता है, पुष्प जो है वो द्विलिंगी भी हो सकता है। पुष्प क्या हो सकता है, एक लिंगी भी हो सकता है, द्विलिंगी भी हो सकता है। लेकिन पौधा, पौधा जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए,
द्विलिंगी, क्योंकि एक पौधे पे अगर दोनों द्विलिंगाश्रयी, अगर एक पौधे पे दोनों लिंग उपस्थित नहीं होंगे तो सजात पुष्पीय परागण नहीं हो पाएगा। तो ये याद रखना है कि सजात पुष्पीय पौधों में भले ही दो अलग अलग पौधों पुष्पों की बात की जा रही है, लेकिन वो दोनों पुष्प एक ही पौधे पे लगे होने चाहिए। ये चैप्टर कब तक चलेगा कालिंदी? अभी हम इस चैप्टर का परागण मतलब कि युग्म का स्थानांतरण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में हम जो है कि परागण पोलन पुष्टि का जो परागकर्षण और वर्तिकाग्र का जो पारस्परिक क्रिया है वो पढ़ेंगे, दोहरा निषेचन पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से भी 3 या 4 लेक्चर्स और लगेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है और थोड़ा सा डिटेल में समझने वाला चैप्टर, क्योंकि पहली बात तो आपका जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी का था वो इस चैप्टर का बेस बनाता था, बट वो चैप्टर अब आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपको उस चैप्टर की कुछ भी चीजें ना बताई जाए जो पहला चैप्टर था और आपको ये चैप्टर करा दिया जाए। पहले हम जब पढ़ते थे तो हम पहले चैप्टर में सेकंड चैप्टर की बहुत सारी चीजें सीख लेते थे, तो सेकंड चैप्टर करना आसान रहता था। जैसे एक लिंगाश्रय क्या होता है, एक लिंगी द्विलिंगी, ये सब हम वहां कर लेते थे। लेकिन अभी चैप्टर वो पहला वाला निकाल दिया गया है, तो आपको कम से कम ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो चैप्टर इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। परागण परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है। यह एक ही पौधे एक ही फूल का या अलग अलग फूलों का हो सकता है, इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। एक चीज और होती है स्वपरागण में ना, कि स्वपरागण की प्रक्रिया में बाह्य कारक की जरूरत नहीं होती। इसीलिए मैं अगर मतलब मुझे अगर कोई कहे तो मैं स्वपरागण के 2 हिस्से ना बनाऊं। क्यों? क्योंकि स्वपरागण में साफ साफ लिखा गया है कि स्वपरागण की प्रक्रिया में किसी बाह्य कारक की जरूरत नहीं होती। स्वपरागण में हम क्या पढ़ते हैं कि स्वपरागण की प्रक्रिया में हमें स्थानांतरण के कार्य को पूर्ण कराने के लिए बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती। बाह्य कारक की आवश्यकता या बाह्य कारक पर निर्भरता नहीं होती है। ये बात आपको पता है कि बाह्य कारक पर निर्भरता यहाँ पे नहीं होती। लेकिन पर परागण में क्या होता है, यहाँ पे हमें बाह्य कारक की जरूरत होती है। यहाँ पे हमें बाह्य कारक की जरूरत होती है। बाह्य कारक की क्या होती है? जरूरत या आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमें इसकी जरूरत या आवश्यकता होती है। लेकिन आप ये समझिए कि स्वयुग्मन में तो हमें बाह्य कारक नहीं चाहिए, लेकिन सजात पुष्पीय परागण में भी कई बार ऐसा होता है कि बाह्य कारकों की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा पड़े, लेकिन कई बार सजात पुष्पीय परागण में भी बाह्य कारकों की निर्भरता, चाहे वो हवा रहे या कोई और, उसकी जरूरत पड़ती है। एक चीज और आप पढ़ते हो कि स्वपरागण में हम क्या पढ़ते हैं कि स्वपरागण में विभिन्नताएं नहीं बनती। विभिन्नताएं नहीं बनती क्योंकि विभिन्नताएं नहीं बनती, जबकि पर परागण में विभिन्नताएं बनती हैं। क्यों? क्योंकि पर परागण में हमारे पास 2 अलग अलग पौधों के युग्मकों का स्थानांतरण होता है, 2 अलग अलग पौधों के युग्मक मिलने की तैयारी होती है। लेकिन स्वपरागण में एक ही पौधे के युग्मक बनते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि कोई पौधा है, कोई पौधा एक ही युग्मनज से तो बनेगा, तो उसी युग्मनज का जो डीएनए है वो नर युग्मक में भी आएगा, वही मादा युग्मक में भी आएगी। तो यहाँ पे विभिन्नता बनने की संभावना काफी कम होती है, लेकिन यहाँ पे विभिन्नता बनने की संभावना काफी ज्यादा होती है। आप ध्यान से समझिए कि सजात पुष्पीय परागण में बाह्य कारक की जरूरत तो पड़ रही है। जैसे हमने यहाँ कहा कि जो सजात पुष्पीय परागण है, यहाँ पे हमें कारक की जरूरत तो पड़ रही है, हमें कारक तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे विभिन्नता नहीं आ रही, मतलब खर्चा पूरा हो रहा है लेकिन हमें फायदा उतना नहीं हो रहा है। विभिन्नताएं नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये पौधा एक ही है और एक पौधे का निर्माण एक ही युग्मनज से होता है, तो कहीं ना कहीं इनका डीएनए जो है, इनका आनुवंशिक पदार्थ जो है वो एक जैसा है। तो स्वयुग्मन में होता क्या है, बाह्य कारक की जरूरत होती है लेकिन विभिन्नताएं नहीं आती। स्वयुग्मन में बाह्य कारक की जरूरत पड़ती है लेकिन विभिन्नताएं नहीं आती। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्वयुग्मन में हमें बाह्य कारक की कोई जरूरत नहीं होती और यहाँ पे हमें कोई भी आनुवंशिक विभिन्नता देखने को नहीं मिलती।
सजात पुष्पीय कारक परागण में हमें बाह्य कारक की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं आती। पर परागण में हमें बाह्य कारक की भी जरूरत होती है और यहाँ पे आनुवंशिक विभिन्नताएं भी आती हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें किसी को दिक्कत? स्वयुग्मन, सजात पुष्पीय और पर परागण में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब एक छोटा सा टॉपिक हमें और पढ़ना है, थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि स्वयुग्मन, सजात पुष्पीय, पर परागण। पर परागण में हमें बाह्य कारक की जरूरत होती है, जो कि बहुत खर्चे का काम है। फिर भी पौधा ये खर्चा करता है क्योंकि उसको विभिन्नता चाहिए होती है और विभिन्नता बहुत जरूरी होती है। इतनी बात आपको पता है। इसी टॉपिक में एक छोटा सा टर्म आपको और पढ़ना है, जिसे हम क्या कहते हैं? उन्मीलन और अनुन्मीलन। जानते हैं आप लोग इसके बारे में? इंग्लिश में इसको कहते हैं चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। जानते हैं क्या आप लोग इसके बारे में? उन्मीलन मैम कब ला रही है? वन शॉट? अरे भाई, मैम का पहले एक चैप्टर तो कंप्लीट हो जाने, तो फिर वन शॉट भी ला देंगे। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हमने कर लिया राहुल भारती। मैम 7 बजे पढ़ाती हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? 7 बजे आप लोग को आने में कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो बेस्ट टाइम होता है, इसलिए मैंने 7 बजे का टाइम रखा है। इसके बारे में जानते हैं? उन्मीली परागणी, जिसे हम क्या कहते हैं? चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस। और अनुन्मीली मतलब क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस। बहुत छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत बड़ा सा इसका नाम है। बहुत छोटा सा इसका काम है, छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा सा डरावना सा इसका नाम है। होता क्या है, देखिए, कुछ पौधे अपने आप को, या कुछ लोग जो है अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, तो ये पौधा भी अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है। होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। आपने जो भी फूल देखे हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे खुले खुले होते हैं, उनके बाह्य दल, दल, पुमंग, जायांग सब आप बाहर से देख सकते हैं, है ना? लेकिन कुछ फूल ऐसे भी बनते हैं जो जीवन भर कभी भी खुलते ही नहीं है, वो हमेशा कली अवस्था में ही रहते हैं और उस कली अवस्था में ही वो निषेचन कर लेते हैं, वो कली अवस्था में ही परागण कर लेते हैं। वो कली अवस्था में ही करेंगे तो कौन सा परागण करेंगे बताइए? अगर कोई फूल बिना खुले अपनी परागण की क्रिया को पूर्ण करता है, मतलब जैसे कि कोई फूल है, ठीक है, कोई फूल है, उसमें इस तरीके से कली है, इस तरीके से मान लो बाहर से वो आपको कली जैसी दिखाई दे रही है, बाहर से वो आपको कली जैसी दिखाई दे रही है, और इसी के अंदर क्या है? यहाँ पे आपके पास पराग, जो आपके पास पुमंग है, और यहीं पे आपके पास जायांग है, ठीक है, और ये फूल कभी खुलता नहीं है। अब होगा क्या कि इसी का जो पराग कण है वो इसके वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा। तो इन फूलों में किस प्रकार का परागण की प्रक्रिया होगी? क्या ये स्वयुग्मन है, सजात पुष्पीय है, या पर परागण है? बताइए। अंजीर का फ्लावर नहीं, अंजीर के फ्लावर में ऐसा नहीं होता। अंजीर का फ्लावर जैसे आप कह रहे हो ना, वो अंजीर का इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो पुष्प गुच्छ होता है, पुष्पों का समूह होता है, उसके फूल खुले होते हैं, बस उसका पुष्प गुच्छ ऐसा होता है। वहां पे अंजीर में कीटों द्वारा परागण होता है, मॉस द्वारा परागण होता है। बताइए बताइए, ये किसका है? थैंक यू राधिका। राजा यादव, मेरी पीपीटी भी टाइप कर दिया करो भाई, हिंदी टाइपिंग मेरे से नहीं होती है, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट या बुक से कहीं उठा के वहां से वर्ड कॉपी कर करके लेके आके लगा लेती हूँ, तो मेरी भी टाइपिंग कर दिया करिए।
अच्छा, मैम से नेट खुश है या आप लोग आज रील नहीं देखे हो? बताइए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगर फूल खुला ही नहीं है कभी, तो यहाँ पे किस प्रकार का परागण होगा? क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। बताइए बताइए कि अगर कोई पुष्प खुलता ही नहीं है और उसके अंदर ही उसका पॉलिनेशन हो जाता है, परागण हो सकता है, तो ये किस प्रकार का परागण होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं आप लोग? हाँ, स्वपरागण, सॉफ्ट हार्टेड जीवन। मैं इसी का वेट कर रही थी कि कम से कम एक लोग आंसर देके मेरी इज्जत बचा ले। हाँ, तो ये स्वयुग्मन होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा। तो कुछ पौधे ऐसे, अब देखो, उन्मीलित का क्या मतलब होता है कि वो पौधे जो सामान्यतः खुले होते हैं, और अनुनिमीलित का मतलब होता है वो पुष्प जो जीवन पर्यंत कभी खुलते ही नहीं है, वो कली अवस्था में ही रहते हैं और उसी कली अवस्था से अपना बीज बना लेते हैं। ठीक है, फूल कौन कौन सा है, क्या समझ में आया? चेस्मोगैमस मतलब खुला, क्लिस्टोगैमस मतलब बंद। अब ऐसा होता क्यों है और क्या यहाँ पे हमें इसकी पढ़ने की क्या जरूरत थी? तो सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई पुष्प जो है परागण करता है या पर परागण करता है, तो उसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचे, इसकी संभावना बहुत कम होती है। इसलिए कुछ पुष्पों ने अपना स्मार्ट तरीका अपनाया है, कुछ पौधों ने अपना स्मार्ट तरीका अपनाया है। वो क्या करते हैं, वो एक पौधा बनाते हैं, ठीक है, इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, इस पे ये खुले खुले फ्लावर बनाते हैं। उस पे ये क्या करते हैं, खुले खुले चेस्मोगैमस फ्लावर बनाते हैं। उस पे ये खुले खुले चेस्मोगैमस फ्लावर बनाते हैं, उस पे ये खुले खुले चेस्मोगैमस फ्लावर बनाते हैं, जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है दोनों, मतलब द्विलिंगी आपके पास फूल ये ऊपर के साइड में बनाते हैं, इस तरीके से द्विलिंगी फूल बनाते हैं, अपना भर लीजिएगा। लेकिन ये थोड़ी सी स्मार्टनेस और करते हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर ऊपर से पॉलिनेशन हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास विभिन्नताएं, हमारे बीजों में विभिन्नताएं आ जाएंगी। लेकिन अगर मान लो कि नहीं हुआ पॉलिनेशन, अगर मान लो परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाई, मेरे वर्तिकाग्र पर परागकण नहीं आ पाए, तो क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही एवं ही चली जाएगी? मेरी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं, मैं अपना बीज ही नहीं बना पाऊंगी। तो वो एक स्मार्ट तरीका दिखाता है क्या, कि लगभग भूमि की सतह पर या भूमि की सतह के नीचे ये क्या करते हैं, कुछ क्लिस्टोगैमस फ्लावर बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ क्लिस्टोगैमस फ्लावर बना लेते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी जमीन की सतह के नीचे बनाते हैं, कभी ऊपर भी बना लेते हैं। समझिए कि ये क्या करते हैं कि कुछ ऐसे फूल बना लेते हैं कि जैसे होता है ना कि भागते भूत की लंगोटी भली। तो अगर विभिन्नता आ गई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आई तो कम से कम हमारा बीज बना रहेगा, और हमारा बीज अगर बन जाएगा तो कम से कम हमारा इस धरती पर अस्तित्व तो बना रहेगा। हम पैदा हुए, हम इतना ग्रो किए, तो कम से कम रिप्रोडक्शन तो पूरा कर ले। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें इस दोनों प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं। मेरे घर के खेत में ऑक्सैलिस, इसके 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। एक है ऑक्सैलिस, 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 ऑक्सैलिस है, ठीक है, ऑक्सैलिस हो गया। फिर एक है वायोला, 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 और एक है कॉमेलियाना। इसे हिंदी में कनकौआ कहते हैं, बट कॉमेलियाना ही लिखा है, कॉमेलियाला। तो ये तीनों पौधे आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं, उनके हिसाब से ये ऐसे पौधे हैं जिनके पास क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस दोनों फ्लावर होते हैं। मैं ये बता रही थी कि हमारे यहाँ फील्ड में ऑक्सैलिस का प्लांट है। मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वो ले आऊंगी, बट अभी उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। जैसे ही उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, मैं एक शॉर्ट्स बना के चैनल पे डाल दूंगी और उसके चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों फ्लावर को आपको दिखाऊंगी।
मैंने यहाँ पे कुछ इमेज लगाया है जो कि ये देखिए ऑक्सैलिस का प्लांट है, ये इसका चेस्मोगैमस है, इसके खुले हुए फ्लावर है जो कि द्विलिंगी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसके क्या है, वो वाले फूल हैं जो कि जमीन के अंदर रहते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये इसके क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। इसके साथ ही साथ हमने जो है ऑक्सैलिस का भी लगाया है, ऑक्सैलिस का ये चेस्मोगैमस है और ऑक्सैलिस का ये क्लिस्टोगैमस, और ये कॉमेलियाना का है, कॉमेलियाना का चेस्मोगैमस है और ये इसका क्लिस्टोगैमस है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये एक तरीके से प्लान बी है प्लांट का, कि अगर वेरिएशन आ गया देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो कम से कम सीड फॉर्मेशन तो हो जाएगा, भले ही उसमें विभिन्नताएं नहीं आएंगी तो क्या हुआ, कम से कम सीड तो फॉर्म हो जाएगा। लटक गया नेटवर्क? बताइए भाई, सुबह रख दिया जाए क्या क्लास, अगर आप लोग फ्री रहते हैं तो 3 बजे 4 बजे? बताइए, शाम का टाइम थोड़ा नेटवर्क बिजी भी रहता है तो हो सकता है ऐसा होता हो। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, पर परागण में इससे पुष्प के परागकण को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया जाता है। मैं नहीं समझी कालिंदी आपकी बात। नहीं, स्वपरागण अंजीर में नहीं होता, अंजीर में मौत के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण होता है। क्या यार बैक बेंचर, मैम बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है एकदम। अगर आप लोगों को टाइम के साथ या इस टाइम पे नेटवर्क के साथ कोई इश्यू आ रहा है तो आप दूसरा टाइम सजेस्ट कर सकते हैं, अगर हम उस टाइम पे फ्री रहते हैं तो हम उस टाइम पे आपकी क्लासेस शेड्यूल कर देंगे। और देखिए, केमिस्ट्री की जब क्लासेस चलती है तब हम बायो क्लास नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो। फिजिक्स के टाइम पे भी नहीं कर सकते, मैथ्स के टाइम का स्लॉट खाली था तो हमने बायो रख दिया। अब आप अपने हिसाब से टाइम देख के बता दीजिएगा। गुड इवनिंग शंकर। दोपहर में आप लोग के कॉलेज होते होंगे ना, या अभी नहीं है तो फिर होने लगेंगे। आगे बढ़े, एक लंबा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें परागण के प्रकार पढ़ने हैं और उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो परागण के जो अभिकर्मक है या परागण के जो कारक हैं, हमने कहा कि हमारे पास पर परागण के लिए और सजात पुष्पी का परागण के लिए हमें कारक की या फैक्टर्स की या बाह्य कारक की जरूरत होती है। अब ये बाह्य कारक दो प्रकार के होते हैं। एक बाह्य कारक है आपका अजीवी कारक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एबायोटिक फैक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक फैक्टर। आप सबको पता है कि जो नॉन लिविंग एबायोटिक चीजें होती है उसे हम अजीवी कहते हैं, और वहीं पे जो लिविंग चीजें होती है उसे हम बायोटिक कहते हैं। इतनी बातें तो आप में से सबको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि जो परागण के अभिकर्मक हैं तो वो उनके प्रकृति के आधार पे, परागण के अभिकर्मकों की प्रकृति के आधार पे हम इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला क्या है, अजीवी कारक, और दूसरा क्या है, जीवीय कारक। समझ में आ गया? अब अजीवी कारक के प्रकारों के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर हम जीवीय के बारे में पढ़ेंगे। तो अजीवी का मतलब तो सबको पता है कि जिनके अंदर जीवन नहीं है। तो सामान्य तौर पर पौधे जो परागण करते हैं वो जीवीय कारक के द्वारा करते हैं, मतलब सामान्य तौर पर कह सकते हैं जो ज्यादा हिस्सा है परागण का वो जीवी कारक द्वारा होता है। अजीवी कारक द्वारा परागण बहुत ही कम मात्रा में होता है। अगर हम सारे पौधों का एक अनुपात निकालें तो अनुपात के अनुसार अजीवी कारक द्वारा परागण बहुत ही कम होता है, जीवीय कारक द्वारा परागण ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे सटीकता ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, हवा में मान लो यहाँ से पौधा परागकण बना के डाल रहा है, अब बेचारा इतने मेहनत से परागकण बनाए, कोई छत पे जाके गिर गया, किसी के कोई नल पे जाके गिर गया, कोई किसी की गाड़ी पे चिपक गया, कोई किसी के कपड़े में चला गया, कोई किसी के सांस के द्वारा हवा मतलब कि उसके श्वसन नली में चला गया, और शायद 0.0001% चांस है कि किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचा, और वो भी वर्तिकाग्र परिपक्व है कि नहीं, जीवन क्षमता के अंदर समय रहते हुए पहुंचा है कि नहीं, साथ ही साथ वो उसी जाति का है कि नहीं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के बाद बहुत कम संभावनाएं होती हैं कि परागण की प्रक्रिया अजीवीय कारक द्वारा पूर्ण हो, पर फिर भी बहुत सारे पौधे हैं जो बहुत ज्यादा संख्या में परागकण का निर्माण करते हैं और वो अजीवीय कारक का प्रयोग करते हैं।
तो सबसे पहले अजीवी कारक में भी हमारे पास दो कारक है, पहला वायु परागण, दूसरा जल परागण। वायु परागण को हम एनिमोफिली कहते हैं और जल परागण को हम हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। तो वायु परागण को पहले हम समझते हैं कि वायु परागण में क्या होता है और वायु परागण से परागित होने वाले पौधों के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या वो पौधा जो वायु द्वारा परागित होता है उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को हमें मिलते हैं। क्लास कब तक चलेगी अंजलि? बस आपका टॉपिक जैसे ही खत्म हो जाएगा क्लास खत्म हो जाएगी। हम जल परागण पढ़ रहे हैं, जल परागण के बाद सॉरी वायु परागण पढ़ रहे हैं, फिर हम जल परागण पढ़ लेंगे, फिर हम जीवी कारक पढ़ लेंगे और आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो वायु परागण पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि ये क्या होता है। वायु परागण सिर्फ क्या है कि जो परागण की प्रक्रिया हो रही थी, मतलब पराग कोश से जो परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जा रहे थे, सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे बारात ले जाने वाला जो कारक है, जो गाड़ी है, जो डोली है, वो हवा होगी। समझिए कि दूल्हे को हवा में बैठा के उड़ा दिया गया है और ऐसा उड़ाया गया है कि वो बेचारा दुल्हन के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। समझिए एक जगह कोई फैक्ट्री है, वहां पे बहुत सारे दूल्हों को बनाया गया और उसको हवा में छोड़ दिया गया, बलून में भर भर के हवा में छोड़ दिया गया। अब कोई दूल्हा हो सकता है अपने भगवान भरोसे मादा के पास तक, मादा युग्मक तक पहुंच जाए, तो यही आपका पूरा का पूरा वायु परागण होता है। अब समझते हैं कि वायु परागण के लिए परागित होने वाले पौधों में क्या क्या लक्षण होने चाहिए। सबसे पहली बात है कि परागण की संख्या, जो आपके पास पराग कण है, पराग कण की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। पराग कण की संख्या बहुत ज्यादा होती है, संख्या अत्यधिक होती है। परागकण की जो संख्या है ये अत्यधिक होती है, परागकण की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो परागकण है, जो हमारे पास परागकण है, परागकण छोटे छोटे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। हल्का रहेगा तभी तो हवा में उड़ेगा, नहीं तो भस से बैठ जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। परागकण आपके पास छोटा, हल्का, चिपचिपा या चिकन रहित होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई चिकनाई नहीं होनी चाहिए, कोई चिपचिपाहट नहीं होनी। लिख सकते हैं चिपचिपाहट रहित, चिपचिपाहट रहित होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई भी चिपचिपाहट परागकण पे नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे मान लो कि अगर चिपचिपाहट है, एक फूल से परागकण उड़ा और मान लो किसी के छत पे जाके गिर गया, अब अगर वो चिपचिपाहट वाला रहेगा तो वहीं छत पे चिपक जाएगा, फिर हवा चलेगी तो वो नहीं उड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास वो चिपचिपा नहीं रहेगा, एक बार हवा चली, वो उड़ा, कहीं पे जाके गिरा और अब वो बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखा है, छोटा है, हल्का है, तो फिर हवा चलेगी तो फिर वो उड़ेगा, और फिर वो उड़ेगा तो फिर हो सकता है इस बार भगवान उसका साथ दे दे और वो अपने फीमेल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। तो इसलिए चिपचिपाहट रहित होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास जो पुंकेसर है और जो वर्तिकाग्र है वो आकृति में बड़े होने चाहिए। क्या कहा मैंने कि जो पुंकेसर है, जो पुंकेसर है और जो वर्तिकाग्र है, जो पुंकेसर है और जो वर्तिकाग्र है वो आकृति में बड़े होने चाहिए, आकृति में बड़े होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप मक्के में देख सकते हो। मक्का देखा है आपने? मक्के का प्लांट देखा है? मक्के के प्लांट में ऊपर एक संरचना बनती है, जैसे मक्के का प्लांट अगर हम यहाँ पे बनाए तो मक्के के प्लांट में यहाँ पे ऐसे ऊपर वाले हिस्से पे ऐसे बनता है, हमारे गांव की भाषा में इसको जीरा कहते हैं, या आपके यहाँ जो भी कहते हो, वो खाने वाला जीरा नहीं होता, ये इसका क्या होता है, नर जननांग होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे इसकी क्या बन रही है, बाल बन रही है, और इस बाल पे क्या होता है, ऐसे बहुत सारे बुढ़ी की बाल जैसे हम लोग कहते थे गाँव बचपन में, वो निकली होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मक्के के अंदर क्या होता है,
मक्के के अंदर सजात पुष्पीय परागण होता है, जहां पे बाह्य कारक के रूप में वायु काम करती है। तो यहाँ से नर युग्मक गिरता है और मादा के पास तक पहुंचता है। तो वो जो मक्के में आप ऐसे बाल देखते हो ना, वो उसका वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है, वो उसका स्टिग्मा और स्टाइल होता है। तो वो बड़े बड़े संरचना इसलिए होती है ताकि, मतलब जैसे होता है ना कि आप मान लो कि किसी गेम में फुटबॉल में गोलकीपर हो, तो आप क्या करते हो, आप बड़े बड़े ग्लव्स पहन लेते हो कि अगर गेंद पास वास इधर उधर भी जाए तो वो आप कैच कर लो। तो वैसा ही समझ सकते हो कि वर्तिका की जो साइज है, वर्तिका की जो साइज है उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और उसमें क्या होती है, पंख जो पंखे या फिर उसमें धागे नुमा संरचना होती है ताकि परागकण उसमें फंस सके। तो ये आपके पास इनकी संभावना है। पुष्प जो है, यहाँ पे जो पुष्प है, जो वायु परागित पुष्प होते हैं, वो सामान्यतः गुच्छे में होते हैं। पुष्प क्या होते हैं, ये पुष्प जो है गुच्छे में लगे होते हैं। पुष्प जो है गुच्छे में लगे होते, क्या लगे होते हैं, गुच्छे में लगे होते। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पुष्प हैं, बहुत सारे पुष्प गुच्छे में लगे होते हैं। और यहाँ पे पुष्प जो है वो, उनके पास एकल बीजांड होता है, वो एक बीजांड उनके पास, उनके पुष्प में हर पुष्प के अंदर एक ही बीजांड होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब एक परागकण आ जाए इसकी उम्मीद रखना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई पुष्प सोचे कि मेरे पास बहुत सारे परागकण आ जाएंगे, इस खुशी में, इस उम्मीद में बहुत सारे परागकण बना ले, तो दिक्कत की बात है, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो इसलिए पुष्प कह देता है कि भाई एक बीजांड बनाओ, अगर परागकण आया तो ठीक है, नहीं तुम्हारा ज्यादा लॉस तो नहीं ना होगा। तो यहाँ पे पुष्प के पास एकल बीजांड होता है। तो ये कुछ संभावनाएं, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ प्रकार हैं जो कि वायु परागित जो पुष्प होते हैं उनमें होते हैं। और क्या होता है, ये पुष्प आकर्षित नहीं होते, मकरंद रहित होते हैं, इनके पास मकरंद नहीं होता है, इनके पास कोई विशेष रंग नहीं होता। आपने बजड़ा, आपने बाल, ये सब जो आपके पास मक्का वगैरह है, विशेष रंग या आकर्षण अनुपस्थित होता है, विशेष रंग या आकर्षण अनुपस्थित होता है, क्योंकि इनको कीटों को आकर्षित करना ही नहीं है। इनको क्या करना है, इनको कीटों को आकर्षित करना ही नहीं है। तो ये सब इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कलर और मकरंद वो बनाएंगे जिनको कीटों को आकर्षित करना है। अब हवा तो मकरंद या रंग देख के आएगी नहीं, तो इसलिए वो सब बनाने में ये खर्चा नहीं करते। ये खर्चा करते हैं परागकण की संख्या बनाने में, पुष्पों को गुच्छे में बनाने में। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, हिंदी की क्लास चल रही है इसलिए मैं बायो की क्लास को खत्म कर दूं। अगर आप दो क्लासेस के बीच में कंपनसेट करते हो तो जो आपके लिए आपकी क्या कह सकते हैं, वो प्राथमिकता है उसके साथ जाइए, बाकी क्लास यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, वो आप बाद में देख लीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो क्लास किसी और चैनल पे चल रही है वो खत्म हो जाएगी तो मिलेगी ही नहीं आपको। किसके फोन की बात कर रहे हैं भाई? ये मेरा फोन 4G नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? वायु परागण हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, अच्छा राधिका का डेटा खत्म हो गया है, तो इसमें तो आप चाहे तो उसको एक्सटेंड कराइए या फिर बाकी की क्लासेस कल देखिए। आगे पढ़ लेते हैं वायु जल परागण। आगे क्या पढ़ते हैं हम? जल परागण। जल परागण बहुत ही रेयर होता है। सामान्यतः आपके एनसीईआरटी में दिया है कि 30 जाति के पौधे हैं जिनके अंदर हमें जल परागण देखने को मिलता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि हर जलीय पौधा जो है वो जल परागण नहीं करता। क्या याद रखना है कि हर जलीय पौधा, हर जलीय पौधा, हर जलीय पौधा, हर जलीय पौधा जल परागण नहीं करता, जल परागण नहीं करता। हर जलीय पौधा जल परागण नहीं करता है। समझ रहे हैं क्या कहने का मतलब है? देखिए, आपने कुमुदनी देखी है, आपने हरसिंगार, सॉरी, आपने मान लो कमल देखा है सबने,
है तो ये जलीय पौधा लेकिन इसमें बड़े सुंदर फ्लावर्स बनते हैं। बहुत सारे ऐसे पानी के पौधे हैं जिसमें बहुत सुंदर फूल बनते हैं और ये फूल बनते हैं सामान्यतः कीटों को आकर्षित करने के लिए। तो कोई भी पौधा जो कि जलीय है और उसकी सतह के ऊपर अपने पुष्प को बना रहा है, जल की सतह के ऊपर अगर उसके पुष्प बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि सामान्यतः वो चाहे जीवी परागण करेगा या फिर वो परागण करेगा किसके द्वारा, वो परागण करेगा हवा के द्वारा। जल द्वारा परागण उन्हीं पौधों में होगा जो पूर्णतः, जल परागण उन्हीं आवृत्तबीजी पौधों में होगा जो पूर्णतः जल के अंदर रहते हैं। वो अपनी जीवन की किसी अवधि में जल की सतह के बाहर नहीं आते हैं। उन्हीं पौधों में हम जल परागण देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, वेलिसिनेरिया, जोस्टेरा और आपके पास एक और एग्जाम्पल दिया गया है, एक और कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है बताइए। मैम इंस्टा नहीं चलाती हैं क्या? मैम बिल्कुल इंस्टा चलाती हैं भाई, मैम बाबा आजम के जमाने की थोड़ी ना, मैम तो इसी जमाने की, तो मैम इंस्टा चलाती हैं, बिल्कुल चलाती हैं। ओके ओके ओके, सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी, आप लोग आपस में बात कर रहे थे। बताइए भैया एक एग्जाम्पल क्या था एनसीईआरटी में, एक वेलिशिनेरिया था, जोस्टेरा था और एक क्या था, एक एग्जाम्पल क्या था? एक तो आप लोग के शॉर्टकट मुझे नहीं समझ में आते हैं। हमारे पास 2 प्रकार के जलीय पौधे होते हैं, एक होता है शुद्ध जल का जलीय पौधा जो पेयजल होता है और एक होता है समुद्रीय जल का जलीय पौधा, एक होता है समुद्रीय जल का जलीय पौधा, ठीक है। समुद्रीय जल में आपके पास जो एग्जाम्पल है वो है समुद्रीय घास का जिसका नाम है जोस्टेरा, ये एक प्रकार की समुद्रीय घास है जोस्टेरा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास शुद्ध जल में क्या है, हाइड्रिला है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास शुद्ध जल में क्या है, यहाँ पे हमारे पास, हाँ सॉरी, वेलिसिनेरिया है और हाइड्रिला, पहले वेलिसिनेरिया दिया है फिर आपके पास हाइड्रिला दिया है, क्या दिया है, हाइड्रिला एंड वेलिसिनेरिया, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया। अब देखिए हाइड्रिला और वेलिसनेरिया जो है इनका जो जल परागण है वो जल की सतह पर होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास जल का मान लो इस तरीके से सतह है, तो यहाँ पे मान लो कि जो हाइड्रिला और वेलिसनेरिया है ये लगभग ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जो छिछला जल होता है या जलीय जो स्तर है उसके किनारों पर ग्रो करते हैं। तो जब इन्हें जनन करना होता है तो ये एक फीते जैसी संरचना बनाते हैं और जल की सतह पर जो फीमेल है वो आ जाती है और मेल जो है अपना जो है परागकण रिलीज कर देता है और जल की सतह पर इनका परागण पूर्ण होता है। वहीं पे जोस्टेरा समुद्री है। अब कोई पौधा समुद्र से जल की सतह तक तो संरचना बना नहीं सकता, समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जोस्टेरा क्या करता है, ये जल के अंदर, जल की सतह के अंदर ही अपना जो परागकण है वो फीते नुमा परागकण को निकाल मतलब रिलीज कर देता है और संयोग मात्र वो अगर मादा तक पहुंच जाता है तो इनका परागण हो जाता है। तो जोस्टेरा एक समुद्री घास है जिसमें जल की स्तर के नीचे परागण की प्रक्रिया होती है, वहीं पे हाइड्रिला और वेलिसनेरिया में जल के स्तर पर जो जल का सतही स्तर है वहां पे परागण की प्रक्रिया होती है। मेरी मैम यूपी में कहा, यूपी में जौनपुर से, ठीक, शांति मिल गई। आगे बढ़े, आगे हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है जीवीय कारक का, जीवीय परागण का। अगर आप लोग थक गए हैं तो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल की क्लास थोड़ी सी छोटी हो सकती है, या आप लोग बोले तो हम आज की क्लास में जीवी कारक भी कंप्लीट करा देते हैं। बताइए, गजब है भाई साहब, गजब है आप लोग एकदम, मतलब माशाल्लाह। मैम पढ़ा रही इतने मेहनत में पसीने पसीने होकर और आप लोग को खाना खाने जाना है। अरे भाई खाना 10 मिनट वेट कर सकता है।
ठीक है, आप अयोध्या से हैं। बताइए, आज की क्लास में जीवी कारक कर दिया जाए कि आप लोग को खाना खाने की छुट्टी दे दी जाए? चलिए अच्छा ठीक है। मैम पढ़ाइए, ठीक है? पढ़ाया जाए? अब मेरा मन नहीं कर रहा है। कल की क्लास में करते हैं। वैसे भी कल की क्लास में हमें बहिर्जनन युक्तियां करनी है और हमें पोलन पिस्टियल इंटरेक्शन करना है और साथ ही साथ हमें जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो 3-4 टॉपिक छोटे-छोटे हैं, वो सारे टॉपिक छोटे-छोटे ही हैं, तो हमें वो करना है। अच्छा मैम 10 बजे तक पढ़ाइए, बस तब आप पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे। बाकी सारे बच्चे तो वैसे भी जा चुके हैं, काफी सारे बच्चे क्लास छोड़ के जा चुके हैं। और भाई थोड़ी इतनी मेहनत आपके टीचर्स कर रहे हैं, इतने दिन से आपकी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, इतने दिन से आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास चल रही है, हाफ ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो गया, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग भी दिखाइए। राम राम भाई, आप अयोध्या से हैं तो राम राम ना बोले ऐसा कैसे हो सकता है? राम राम। मैं आपको क्या लगती हूँ? मैं आपको एंटी कुछ दिखती हूँ क्या? ठीक है, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग भी दिखाइए, अपने दोस्तों को पकड़ के लेके आइए कि हाँ भाई यहाँ पे इतनी अच्छी क्लासेस चल रही हैं, चलिए थोड़ा पढ़िए और हमारे टीचर्स को भी थोड़ा सा इंकरेज करिए कि हाँ भाई बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं तो हम और मेहनत करें। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम आज की क्लास को यहीं पेंड करते हैं। जो जीवी कारक वाला टॉपिक है वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। किसी का कोई डाउट? कोशिश पे लगे हैं राजा यादव। अब देखिए एक बार आप लोगों ने फ्लो तोड़ दिया, तो अब मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का। मैम मेरे सारे फ्रेंड चले गए। हाँ चले गए भाई। टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है? क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं? कुछ इम्प्रूवमेंट जो आप चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या पढ़ाने के तरीके में अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत है, समझाने का स्पीड में कोई दिक्कत है, बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा फास्ट, तो आप रिव्यू दे सकते हैं ताकि हम उस पे थोड़ा-सा काम कर सकें। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी? कुछ भी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हम भी उसी एज में हैं जब हम सीख रहे हैं, आप भी उसी एज में हैं जो सीख रहे हैं, बस थोड़ा-सा डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं, ओपनली बता सकते हैं। सब सही है, बहुत थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी लगे आपको कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या हम बहुत फास्ट जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हैं या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप ओपनली कह सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि वो चीज़ सच में इम्प्रूव करने लायक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्रूव किया जाए। क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को जैसे देखिए, मैंने भी अपनी पढ़ाई यूपी बोर्ड से की थी और एक बहुत छोटे से कॉलेज से की थी। अ, उस समय लगता था कि गेटिंग द मार्क्स इन 10th एंड 12th बोर्ड्स इज़ एवरीथिंग, सब कुछ है वो। तो और सब कुछ छोड़ के हमने सिर्फ़ उसके लिए प्रिपेयर किया था। आप वो गलती मत करिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी में चीज़ें पता होनी चाहिए। कम से कम कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स वगैरह के नाम आपको इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आप आगे जाओगे, आप कितना भी बोलो कि आप हिंदी मीडियम से हो, लेकिन इंग्लिश आपके लिए एक फाउंडेशन या एक लिमिटेड लाइन आपको लिमिटेशन में आपको डाल सकती है, जो कि जिसके लिए आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा, आप तब जाके अदर लोगों के इक्वल जाओगे। तो इसलिए अभी से थोड़ी-सी मेहनत करिए, इंग्लिश में जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, उसके कम से कम वर्ड्स, उसकी मीनिंग, जैसे आप अगर आप परागण पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए इट्स नोन एज़ अ पॉलिनेशन। अगर आप परागकण कह रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए इट्स पोलन ग्रेन। अगर आप कह रहे हो कि लघु बीजाणुधानी, तो आपको पता होना चाहिए इट्स माइक्रोस्पोर, जो है ये माइक्रोस्पोर है या माइक्रोस्पोरोफिल है। तो
हाँ, जो नहीं आता है वो बहुत पूछ लेते हैं। तो मैं यूपी बोर्ड को पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं वो सारी चीज़ों को फ़ील कर सकती हूँ जो कि मैंने अपने टाइम में फ़ेस किया था। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स को भी वो सेम प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़े। तो अभी से कोशिश करिएगा क्योंकि आगे चल के आप कितना भी बोलो कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है या कुछ भी, आपको इंग्लिश के साथ इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है? आज की क्लास को एंड करते हैं, तो ये छोटा-सा अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो एज़ मैम कह सकते हो या एज़ सिस्टर कह सकते हो। आपको ये सजेशन है या एक तरीके से एक राय मैं अपनी दे रही हूँ क्योंकि मैंने भी यूपी बोर्ड से किया था, फिर एक छोटे से स्कूल से मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी मुझे भी स्टार्टिंग में और फिर वहीं पे कोविड भी आ गया था। तो डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, तो मुझे लगा कि अगर मुझे उस टाइम पे पता होता, तो शायद मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स ना होती। ठीक है? हाँ, टॉपिक देखिए अभी स्टार्टिंग है, मुझे नहीं पता कि आप लोग का कैच करने की स्पीड्स क्या है, तो जैसे-जैसे हमारा और आपका रिलेशन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे-वैसे हम चीज़ों को और फ़ास्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, चलिए।